दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है स्कूल वेकेटा ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी, जो भी अब तक एग्जाम में पेपर एग्जाम हो चुके हैं उनकी सीरीज चल रही है। और आज हम लोग बात करेंगे मेरे साथियों, एग्जाम हुआ था, परीक्षा हुई थी 2013 में। कब हुई थी एग्जाम? एग्जाम हुआ था मेरे साथियों 2013। और इस परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटी और भारतीय राजस्व से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनका हम लोग करेंगे संपूर्ण वाक्यात्मक हल। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल वेकेटा राजनीति विज्ञान। और प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखना, आप जो भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें श्योर सिलेक्शन के लिए दो चीजों को अति आवश्यक ध्यान से देखना बहुत आवश्यक है। एक चीज, उसका सिलेबस आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ प्यारे साथियों, PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उन परीक्षाओं उन पेपरों का आपके पास में निचोड़ होना चाहिए। सीधे प्रश्न पत्र की बात करते हैं। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका, और उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका की कहा जाता है मेरे साथियों प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है लोग, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी लोग एवं नागरिक दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है न तो लोग और न ही नागरिक। किन शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में? प्रस्तावना को कहा जाता है उद्देशिका, इसी को कहा जाता है प्रियम्बल। इन प्रश्न का हल करने के लिए आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना खूब आपको याद होनी चाहिए। ध्यान रखना मेरे साथियों, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना की पहली लाइन है मेरे साथियों, हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। तो देखिए, हम भारत के लोग में लोग शब्द आ रहा है, यानी कि लोग शब्द तो हो गई होगा। उसके बाद में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उनके समस्त नागरिकों समस्त नागरिकों को तीन प्रकार का था आपके न्याय। न्याय है तीन प्रकार का। स्वतंत्रता की बात करें तो मेरे साथियों स्वतंत्रता है आपके 5 प्रकार की। और समानता की बात करें तो मेरे साथियों समानता है आपके 2 प्रकार की। तो नागरिकों को, यानी कि लोग भी प्रस्तावना में है, नागरिक भी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोग एवं नागरिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, पूरी प्रस्तावना को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके एक शब्द और आएगा, और वो शब्द है मेरे साथियों व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उनके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो देखिए, ये व्यक्ति शब्द भी आ गया है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, व्यक्ति शब्द भी है, नागरिक शब्द भी है, और लोक शब्द भी है। तो ऑप्शन इस पर्सन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा। अब अपकमिंग एग्जाम में पूरी पूरी संभावना बन रही है कि इनका कर्म पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कर्म। कि सबसे पहले कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखना, कर्मानुसार बात करें, कर्मानुसार, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना की कर्मानुसार में सबसे पहले कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपके लोक शब्द। उसके बाद में कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, नागरिकों। क्या है? नागरिकों। और उसके बाद में बात करें कौन सा शब्द है? तो आपके शब्द है व्यक्ति। तो तीनों शब्दों को प्रयोग किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। लगे हाथ। ध्यान रखना, भारत की प्रस्तावना कब लागू हुई थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई थी। और अधिकतर प्रतियोगी योद्धाओं के आंसर गलत आएंगे, मेरे को पता है। गलत इसलिए आएंगे क्योंकि आपको अच्छे से पता नहीं है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई थी। फटाफट से कमेंट करके बताइए। तब तक अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? यानी कि अध्यक्ष तो है उस सदन का, लेकिन वो सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं, यानी कि गैर सदस्य। बात करें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। फटाफट से आप अपना आंसर दीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूँ
हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल और आर्टिकल संख्या 81, आर्टिकल संख्या 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात की गई मेरे साथियों भारतीय संविधान का आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत में एक राज्यसभा होगी और राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अब इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। अब ध्यान रखना मेरे साथियों, अनुच्छेद और भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अनुच्छेद संख्या है 63। यह क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। और वो उपराष्ट्रपति, इसके आगे वाले अनुच्छेद और अनुच्छेद संख्या 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा, और ध्यान रखना राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति की बात करें तो देखिए, पदेन सभापति से सीधा साधा तात्पर्य है कि गैर सदस्य द्वारा सभापतित्व किया जा रहा है, यानी उस सदन का सदस्य नहीं होना। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति की बात करें तो वर्तमान सभापति, ध्यान रखना वर्तमान राज्यसभा सभापति, फटाफट से कमेंट करके बताइए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। ध्यान रखना मेरे साथियों, कौन है? श्री, और श्री कौन है? जगदीप धनखड़ साहब क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति, या फिर अपन कह सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या हो सकती है 250। जबकि बात करें वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 245। ध्यान रखना राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं, तो राजस्थान से सदस्य जाते हैं 10। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? कईयों के उत्तर गलत आएंगे। गलत इसलिए आएंगे क्योंकि संसद की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा से 10 जाते हैं, लोकसभा से कितने जाते हैं? 25। कुल मिलाकर संसद में कितने सदस्य जाते हैं? 35। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला। और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करना है। 3 कथन तो सही है और 1 कथन क्या है? त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। तो आपको सही कथन छांटने पहले तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ की मंत्री परिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिखित में संसूचित न करे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मंत्री परिषद की बात हो रही है। और सीधा सीधा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि संघ की मंत्री परिषद उसे उद्घोषणा या फिर लिखित में नहीं सिफारिश करेगी। सिफारिश करेगा मेरे साथियों मंत्रिमंडल। कौन करेगा? मंत्रिमंडल, जिसका जिक्र कहां पर किया गया है? भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 का सब क्लोज 3। ध्यान रखना, प्रारंभ में जब मूल संविधान लागू हुआ था उसमें मंत्रिमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं था। ऑप्शन बी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे को लग रहा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। बिल्कुल जी, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं किया गया। बिल्कुल जी, आज तक जारी नहीं किया गया। तो आपके मेरे साथियों ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। मंत्री परिषद की जगह क्या आना चाहिए? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। और ध्यान रखना मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं नहीं था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे साथियों 1978। उस समय भारत में सरकार थी किसकी? जनता पार्टी की। और प्रधानमंत्री हुआ करते मोरारजी देसाई। उस समय भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद संख्या 352 और 352 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया था 3। इसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। मैं ये कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया था। तो मंत्री परिषद अलग होती है और मंत्रिमंडल अलग होता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही क्या होता है? भाग होता है। ध्यान रखना मेरे साथियों,
मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं या फिर मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। क्या होती है? लगात ये भी लिख लीजिए आप, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती है? 3 श्रेणियां। 3 श्रेणियां किन की होती है? मंत्रियों की होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर अपन कह सकते हैं वो है होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। दूसरे स्तर के मंत्री जिन्हें कहा जाता है मेरे साथियों राज्य मंत्री। क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री। और तीसरे स्तर के मंत्री जिन्हें कहा जाता है आपके उप मंत्री। और ध्यान रखना, मंत्री परिषद के सदस्य संख्या की बात करें तो प्रारंभ में मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी। उसके बाद में 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में और मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई है। वर्तमान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अगर लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उनकी अधिकतम 15% सदस्य मंत्री बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच बंटी हुई है। भाई गणराज्य का तात्पर्य क्या है? देखिए गणराज्य की बात करें तो गणतंत्र दिवस भी अपन मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? फटाफट से कमेंट करके आप बताइए। गणराज्य जिसे हम रिपब्लिक भी कह सकते हैं। गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? गणराज्य का तात्पर्य मेरे साथियों ये है कि भारत में शासना अध्यक्ष जो कि निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत। जिस प्रकार से ब्रिटेन और जापान के अंदर सर्वोच्च शासना अध्यक्ष या फिर राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता है, इस प्रकार से भारत में व्यवस्था नहीं है। भारत में शासन का सर्वोच्च शासना अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। और भारत का प्रथम नागरिक की बात करें तो प्रथम नागरिक कौन है? किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना और फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखिए संसद द्विसदनात्मक है, ये कहां पर लिखा गया? तो भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपके 79 में साफ साफ शब्दों में संसद का उल्लेख किया गया है। और संसद का उल्लेख और संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 79 में है। जबकि बात करें संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये कहां पर लिखा हुआ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 और 75 का सब क्लोज 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और ध्यान रखना सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये व्यवस्था कहां पर है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था में? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में मार्ले जो कि भारत सचिव थे, मार्ले ने एक प्रसिद्ध कथन भी कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद या मंत्री साथ साथ में तैरते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं? डूबते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्री या फिर सदस्य साथ साथ में तैरते हैं, साथ साथ में डूबते हैं। सच के शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच में बंटी हुई है, ये कहां पर है? ऐसा उल्लेख कहां पर है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग संख्या 11। भाग संख्या 11 बात करें अनुच्छेद, तो ध्यान रखना मेरे साथियों अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में ऐसा लिखा हुआ है कि शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच में बंटी हुई है। अब शक्तियों की बात करें, शासकीय शक्तियां बंटी हुई है। संसदीय शासन व्यवस्था में पावर फ्यूजन पाया जाता है, यानी कि शक्ति संलयन पाया जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, यानी कि पावर सेपरेशन पाया जाता है। शक्तियों की बात करें तो ध्यान रखना भारतीय संविधान का संघ व राज्यों में शक्तियां बंटी हुई है। और संघ व राज्यों के संबंधों की बात करें, ऐसा भी उल्लेख कहां पर है? भारतीय संविधान का भाग संख्या 11। अब ध्यान रखना शक्ति संलयन या फिर शक्तियों का विभाजन की बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 अनुसूची 7 और इस अनुसूची में
3 प्रकार की अपन कह सकते हैं कि इसमें सूचियां हैं। और ऐसा उल्लेख कहाँ पर है? तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अनुच्छेद संख्या 246। 246 में 3 प्रकार की सूची है, 3 सूची है। सबसे पहले बात करें तो ध्यान रखना मेरे साथियों, 246 और 246 का सब क्लोज 1, इसमें संघ सूची का उल्लेख है। किसका है? संघ सूची का उल्लेख है। बात करें भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 246 का सब क्लोज 2, इसमें आपके समवर्ती सूची का उल्लेख है। और बात करें 246 सब क्लोज 3, इसमें आपके राज्य सूची का उल्लेख है। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि संघ सूची में कितने विषय है। संघ सूची में ध्यान रखना, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में बात करें कितने विषय, तो वर्तमान में मेरे साथियों 100 विषय है। बात करें राज्य सूची की, सॉरी समवर्ती सूची की, प्रारंभ में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने? 52 विषय हैं। बात करें मेरे साथियों राज्य सूची की, तो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने विषय है? 61 विषय है। ध्यान रखना, संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख कहां पर है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में 3 प्रकार की सूचियां हैं। 246 1 संघ सूची, 246 2 समवर्ती सूची, 246 3 राज्य सूची। संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 47 विषय थे। कितने? 47। वर्तमान में कितने विषय है? 52 विषय है। राज्य सूची, और राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? तो प्रारंभ में आपके 66 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 विषय। ऐसा उल्लेख कहां पर है? तो अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246, 3 प्रकार की सूचियां। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, या भारत का निर्वाचन आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? फटाफट से कमेंट करके बताएं। और इसका गठन हुआ था मेरे साथियों 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों का क्या है? प्रहरी है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग संख्या 14, भाग संख्या 14 आर्टिकल की बात करें तो मेरे साथियों आर्टिकल 315 से लेकर के 324 तक संघ लोक सेवा या फिर यूपीएससी से संबंधित है। भारत का निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग की बात करें तो मेरे साथियों भाग और भाग संख्या आपके 15। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपके 324 से लेकर के 329 एक तक किसका जिक्र किया गया है? भारत का निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। भारत का निर्वाचन आयोग भाग संख्या 15 324 से लेकर 329 एक तक। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल और आर्टिकल संख्या 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात की गई है। लगे हाथ मेरे साथियों ध्यान रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, और ये है आपके आर्टिकल संख्या 338 और 338 का एक। अनुच्छेद संख्या 340, 340 में ऐसा लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। पिछड़े वर्ग, अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के गठन, अन्वेषण के लिए, अन्वेषण अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। क्या की जाएगी? आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा कहां पर लिखा गया है?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 में ऐसा लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भारतीय संविधान की कोई भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी मामला का उल्लेख किसी न किसी भाग के अंदर, किसी न किसी अनुसूची के अंदर, या फिर किसी संविधान के अनुच्छेद के अंदर इनका उल्लेख है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, 2013 के अंदर एग्जाम हुआ था, स्कूल वैकेता ग्रेड फर्स्ट आरपीसी ने आयोजित किया था। उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न आए उनका हम लोगों ने क्या किया, 360 डिग्री एनालिसिस किया, यानी कि संपूर्ण व्याख्यात्मक हल किया। और ध्यान रखना मेरे साथियों, कोई भी एग्जाम में अगर आप सफल होना चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बार बार निकालने अति आवश्यक है। और उन क्वेश्चनों को निकालेंगे तो उनके इर्द गिर्द ही आगामी अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में ये सेशन जाएगा, ये क्लास जाएगी, ये एपिसोड जाएगा, उसका भी सिलेक्शन होगा, आपको भी क्या देगा, दुआ देगा। जय हिंद साथियों।